आप सभी का फिर से स्वागत हो पाते हैं श्री एजुकेशन के अंदर। यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं अगले 5 दिनों के अंदर क्लास 10 का सिविक्स कंप्लीट होने वाला है। शुरू करते हैं, सबसे पहले चैप्टर जो है वो है द यूनियन पार्लियामेंट। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे द लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के थोड़े से बारे में, और साथ ही साथ लोकसभा का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या राज्यसभा का रोल है, स्पीकर कौन है, डिप्यूटी चेयरमैन कौन होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है राज्यसभा के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब ये जो चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर पार्लियामेंट का जो इंट्रोडक्शन देंगे, साथ ही साथ लोकसभा का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड वीडियो के अंदर राज्यसभा उसके रिवॉल्व करेगा, उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या क्या है। शुरू करते हैं सबसे पहले 2 बेसिक से टर्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है यूनिटरी, दूसरा है फेडरल। ये क्या होता है, हमारा इंडिया कैसा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है या फिर यूनिटरी सिस्टम है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। लेकिन उन सब डाउट से पहले सबसे पहले ये बात कि भैया ये यूनिटरी क्या होता है और ये फेडरल क्या होता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनिटरी के बारे में, फिर बात करेंगे हम फेडरल के बारे में। यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी मतलब ये समझो हिटलर का जमाना, यानी कि जर्मनी पहले कैसा था, एकदम डिक्टेटरशिप के अंदर। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड वार, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, जिंदगी कोई बात नहीं है, आगे वीडियोस के अंदर आप पढ़ोगे क्योंकि ये क्लास 10 है। अब जो हिटलर का जमाना था, मतलब जो जर्मनी था वो कैसा था, पूरा डिक्टेटरशिप के अंदर था। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट का बोलबाला था। ऐसे सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ही नहीं है, यूके, फ्रांस, जापान, ये सारे देश भी क्या है, एकदम डेमोक्रेटिक नहीं है, ये सब क्या है, एकदम डिक्टेटरशिप कहते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर है उसी का बोलबाला है, उसके अलावा इनके पास ना ही तो स्टेट है ना ही कुछ और है। यहाँ पर सिर्फ जो भी है, जो करता धरता कौन है, वो है इनका सेंटर। ठीक है, सेंटर के विरुद्ध जो भी जाएगा उसका कत्ल किया, मतलब उसके जस्ट अगेंस्ट करवा दिया जाएगा, उसकी बात को दबा दी जाएगी, उसको या तो जेल में भर्ती करवा दे जिससे उसका माथा ठंडा हो जाए, क्योंकि जो किंग है, मतलब जो रूलर है, मतलब जो भी डिक्टेटर हो, उसके खिलाफ और कोई जा नहीं सकता। हालांकि लेकिन ये बात आपने गौर की होगी कि इंडिया के अंदर नहीं होता। इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी होती है, इंडिया के अंदर स्टेट्स है, इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मोदी जी नहीं है, मोदी के अलावा राहुल गांधी, केजरीवाल के जो अमित शाह हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं, मतलब ये सारे लोग भी हैं, ये लोग स्टेट पे संभालते हैं। कुछ और भी ज़्यादा लोअर लेवल पे जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे लेवल पे संभालते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई भी डिक्टेटर नहीं है। यहाँ पर क्या है, इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वहाँ पे किसकी बात हो जाएगी, फेडरल की, और जो भी कंट्री क्या है वो डिक्टेटरशिप के अंदर, उसकी बात कहाँ पे होगी, यूनिटरी के। मतलब ये से समझ लो कि यहाँ पे यूनिटरी के अंदर क्या होता है, जो सेंटर होता है वही स्ट्रांग होता है। यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट जैसा कुछ चीज़ नहीं होता, यहाँ पे जो भी होता है वो सेंटर ही होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेट का कोई भी वैल्यू नहीं होता। कंकरेंट एक सिंपल से एग्जाम्पल है, अगर हम लोग यूनिटरी के अंदर बात करें तो 3 टाइप की लिस्ट आती है। कौन सी 3 टाइप की लिस्ट आती है? पहला यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्रीट। कौन कौन सी लिस्ट, ऐसे समझो, यूनियन, स्टेट और कंक्रीट, 3 लिस्ट आती है यूनिटरी के अंदर। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है, जितनी भी सारी प्रॉब्लम होगी यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारी की सारी यूनियन से रिलेटेड होगी। आपको पता होगा हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरीज है, राइट? जितना अगर आपको पता है तो कमेंट में कर देना, ठीक है। अब जो यूनियन लिस्ट के अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनियन से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में ही बात होगी। स्टेट लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में बात होगी। और जो कंकरेंट लिस्ट है इसके अंदर दोनों के बारे में बात होगी, इसके अंदर बोथ के बारे में बात होगी। तो हमें ये याद रखना है कि यूनिटरी के अंदर बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कंक्रीट। कंक्रीट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर दोनों की बात होती है, मतलब स्टेट और यूनियन दोनों को माना जाता है कि ये होते हैं। लेकिन यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनियन से रिलेटेड बात होगी और स्टेट लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट से रिलेटेड ही बात होगी, ठीक है। अगर यूनिटरी आ गया, अगर ऐसा सिस्टम हमारे पास होता तो कोई भी सिंगल सिटीजनशिप होगा वो सारे गवर्नमेंट के लिए, सारे वर्ल्ड वाइड सारे नेशन वाइड सेम ही रहने वाला है। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर हमारे पास यूनिटरी होता, ठीक है, यूनिटरी होता गवर्नमेंट, तो हमारे पास क्या होता, मतलब हमारे पास अगर यूनिटरी सिस्टम होता तो हमारे पास होता कि अगर राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अगर जारी कर दिया कि जो उम्र है किसके लिए, वोटिंग के लिए, अगर वो सिर्फ वोटिंग तो बहुत सिंपल से, अगर मान लो एक गवर्नमेंट है जो कि सेंटर पे बैठी है और ये बात हो रही है यूनिटरी की, अगर यूनिटरी ने जारी कर दिया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सारे सिटीजन को 21 साल के ऊपर मिलेगा, अगर उसने जारी कर दिया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 21 साल के ऊपर मिलेगा, तो पूरे देश के अंदर जो भी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट हो, उन सबको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और 21 साल से नीचे किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता। ये होता है यूनिटरी के अंदर। लेकिन वही फेडरल के अंदर क्या होता है, फेडरल के अंदर चाहता हो सकता है कि जो यूपी की गवर्नमेंट है वो बोलेगी कि हम 21 के ऊपर देंगे, जो बिहार की गवर्नमेंट बोलेगी कि हम 18 के ऊपर देंगे, कोई गवर्नमेंट बोलेगी मध्य प्रदेश की मान लो वो बोलती है कि हम 17 के ऊपर दे देंगे, कोई बोलेगी कि हम 25 के ऊपर देंगे। ऐसा डिवीजन हो जाता है। ये डिवीजन कहाँ पर देखने को मिलता है, फेडरल सिस्टम के अंदर। वही यूनिटरी के अंदर क्या होता है, 21 साल माने 21 साल, 18 साल माने 18 साल। किसी भी नेता के अंदर, किसी भी स्टेट के किसी भी आदमी के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो डिक्टेटर के खिलाफ खड़ा हो सके। इतना अंतर समझ में आ रहा होगा यूनिटरी और फेडरल के अंदर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो यूनिटरी है, यहाँ पे जो राज्यसभा है, इसके अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, तो इनइक्वालिटी इस हिसाब से देखने को मिलती है कि लोकसभा और जो राज्यसभा है इसके अंदर कितने सारे सीट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो, बस इतना समझो कि राज्यसभा के अंदर लोकसभा के हिसाब से बहुत अधिक कम सीटें होती हैं। और ये जो सीटें होती हैं इनके ऊपर भी नॉमिनेशन इस प्रकार से होता है कि जिस स्टेट के अंदर कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम इसके अंदर पीपल को इलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा के अंदर क्या हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है।
है। यहाँ पे जिसका लोकसभा के अंदर बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, लोकसभा के अंदर पूरा का पूरा पावर है, लेकिन वही राज्यसभा के अंदर बहुत ज़्यादा पावर नहीं आता। इन सब के बारे में भी बहुत अच्छे डिस्कस करने वाले हैं, अब बस धीरज बनाए रखो। फिर बात करें तो जो अगर यूनिटरी गवर्नमेंट चल रही है, यूनिटरी सिस्टम चल रहा है, तो यूनियन टेरिटरीज का क्या होगा, इनका पावर कौन लेगा? स्टेट को तो स्टेट संभालेगा, जो सेंट्रल है उसको तो सेंटर संभालेगा, पर इन यूनियन टेरिटरी का होगा, यूनियन टेरिटरीज का होगा क्या? तो इनको भी सेंट्रल ही संभालेगा। किस सिचुएशन के अंदर? यूनिटरी सिचुएशन के अंदर। लेकिन फेडरल के अंदर ये सिचुएशन नहीं होता। ठीक, फिर स्टेट की बात करें तो स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं होती, ये मैंने पहले भी बता दिया। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर जो भी होता है वो कौन होता है? सेंटर ही होता है। फिर डिक्टेटरशिप यहाँ पर चलता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कि यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या हो सकता है। मतलब यूनिटरी सिस्टम अगर हमारे इंडिया के अंदर होता तो किसी का भी दम नहीं होता कि वो अपने जो सेंट्रल पे जो भी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। आपको मुंह बंद करके रखना पड़ता है, जैसे कि जापान, यूके, फ्रांस के अंदर होता रहता है। आगे बढ़ते कि फेडरल सिस्टम जो कि इंडिया के अंदर चलता है, और भी सारी बहुत ज़्यादा कंट्रीज है, उसके बारे में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर कैसा सिस्टम चलता है ये आपको पता है, इसलिए समझते कि उतनी ज़्यादा मतलब माथा पे उतना ज़्यादा जोड़ नहीं लगेगा, थोड़ा सा जोड़ लगेगा, उसको बस समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फेडरल के अंदर यूनिटी और इंटीग्रिटी होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा देश की भावना लगा रहा है ना। नहीं तो ऐसा होता ना कि अगर मानो यूनिटरी होता, अगर फेडरल नहीं होता, ऐसा समझो, अगर फेडरल नहीं होता तो क्या होता? राजस्थान चाहता कि मैं अपना इंडिपेंडेंट बनूंगा, उसको चाहिए ना कि भाई मैं क्यों किसी के अंदर गुलामी करूँ, मैं अपना एक अलग ही सेपरेट देश बनाऊंगा। फिर राजस्थान बोलता कि ठीक है तुम अगर मतलब गुजरात बोलता कि अगर राजस्थान बना रहे तो मैं भी बना रहा हूँ, फिर मद्रास बोलता तो मैं भी बनाने वाला हूँ। मतलब ऐसे ऐसे करके फिर डिवीजन हो जाता। फिर क्या होता? इंडिया एक इंडिया नहीं रह पाता, वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता और वो स्टेट एक इंडिविजुअल कंट्री बन के घूमते। लेकिन ये सिचुएशन फेडरल के हिसाब से नहीं होती। फेडरल में क्या होता है भैया, तुम एकता बना के रखो, एक तो सेंटर है ना, सेंटर को संभालने दो, और स्टेट के पास भी उतनी पावर होगी जितने सेंटर के पास होगी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना स्टेट उतना ही सेंटर, सेंटर के पास जितना फाइनेंस होगा उतना ही ज़्यादा फाइनेंस इस स्टेट के पास भी होगा। आगे डिस्कस करते हैं। ये बेस्ट होता है इंडिया जैसी कंट्रियों के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर नहीं होता तो हर एक देश मतलब हर एक स्टेट अपने अलग अलग सेंटर बना के घूमते रहे, मतलब अपना अलग अलग हर एक देश अपना अलग अलग एक कंट्री बना के घूमते रहता। ठीक है, फिर ये वायलेट होता है, अगर किसी ने भी इस रूल को वायलेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मान लो ऐसा समझो कि कोविड की वैक्सीन आई, ठीक है, सेंटर ने जारी कर दी, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने जारी कर दी कि अब कोविड का टीका सबको लगेगा। ठीक है, कितनी भी आयु का कितना भी तुम्हारा एज हो सबको ये टीका लगेगा। और किसी एक स्टेट ने बोले, मान लो राजस्थान ने बोले कि हम नहीं लगवाएंगे, तो क्या होगा? उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि क्यों नहीं ले सकते भाई, सारा का सारा देश ले रहे, तुम क्यों अकेले खड़े हो? ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल सिस्टम के अंदर ही पॉसिबल है। भाई यूनिटरी के अंदर कैसा होता? ऐसे तो होने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि कौन है वो तो सब डिक्टेटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो यहाँ पे बस दो टाइप की गवर्नमेंट हो जाती है। कौन कौन सी? एक तो लोकसभा में डिवाइड हो जाता है, एक राज्यसभा के अंदर होता है। और यहाँ पर क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितना ज़्यादा लोकसभा को पैसा मिलेगा उतना ही ज़्यादा राज्यसभा को मिलेगा, जितना राजस्थान को फाइनेंस के लिए बजट मिलेगा उतना ही ज़्यादा महाराष्ट्र को ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान की पॉपुलेशन कम है तो उसको ज़्यादा कम मिल जाएगा और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब ये आपको यूनिटरी और फिर फेडरल के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अंतर क्या है, मुद्दा क्या है, ये समझ में आ गया। आगे मूव करते हैं कि जो यूनियन पार्लियामेंट है वो क्या है। सबसे पहले तो यूनियन पार्लियामेंट के हमारे पास 3 हिस्से हो जाएंगे। यूनियन पार्लियामेंट के मतलब 3 सदस्य होते हैं। पहला होता है लोकसभा, फिर होता है राज्यसभा, और फिर होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 मिलाकर हमारे यूनियन पार्लियामेंट को बनाते हैं। अब पार्लियामेंट क्या होता है? यूनियन पार्लियामेंट तो ठीक है, पर पार्लियामेंट क्या होता है? तो पार्लियामेंट की डेफिनेशन है द बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हु हैव सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पीपल को मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा यूनियन पार्लियामेंट है। इंडिया के लोगों को कौन समझता है? हमारा यूनियन पार्लियामेंट है। कोई भी बिल पास करवाना हो, बिल माने कोई भी एक्ट, अगर मान लो किसी, जैसे मान लो अभी भी रिसेंटली एक एक्ट जारी हुआ कि जो लड़कियां हैं उनकी भी शादी की एज 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी गई है। तो ये जो बिल है, ये जो एक्ट है वो पास हुआ, तो मतलब अब दूसरे विदेश में भी जाओगे या फिर कहीं भी, अब जो इंडिया है वो भी रिप्रेजेंट करवाएगा कि हाँ भाई देखो अब हमारी भी जो एज है वो लड़कियों की शादी करने के लिए वो 21 साल करवा दी गई है। वहीं सारे के सारे पहले देश क्या थे? 21 थे, वहीं पर इंडिया क्या था? 18 था, तो इसने भी बढ़ा लिया। तो इसने क्या करे? वर्ल्ड वाइड अपने आप को रिप्रेजेंट करवा कि हाँ हम भी अब स्थापित हो रहे हैं, राइट। उसके साथ साथ ये अपने पीपल को भी रिप्रेजेंट करवा रहा है कि अब दूसरे की तरफ, दूसरों देशों में हमारे इंडिया की छवि भी बनने लगी है कि हाँ भाई ये भी एक ऐसा देश है जो कि ग्रोथ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बस बैठा हुआ है। तो मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी डेमोक्रेटिक पीपल, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक है, अपने पीपल के लिए अपने पूरे देश को संभालती है, वो कौन है? पार्लियामेंट ही है। अब पार्लियामेंट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, पहले लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पूरे लोकसभा को, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा को। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं लोकसभा के बारे में।
आशा है आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, अगर नहीं दिख रही होंगी तो कोई बात नहीं घबराने की। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करने के बाद आप कहाँ घुस जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वहाँ पर जाओगे तो आपको बस मिल जाएगा इस सारे नोट्स, ठीक है, हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के सारे नोट्स। लेटर ऑन वीडियोज़ के अंदर आपको पता चलेगा कि साइंस के मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा कितने इसका भी इलेक्शन होता है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, आप ये कभी नहीं सुनते कि भैया राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है। क्यों, उसका इलेक्शन हम लोग करते ही नहीं है। जो लोकसभा है इसे कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये होता है हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोग जो होते हैं ना, हम लोग के टाइप के लोग, वो इसके अंदर इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, मतलब हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो लोकसभा के अंदर नहीं, मैं वोट कर सकती हूँ, ऐसा काइंड, ठीक है। ये होता है हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। और इसका जो टेन्योर होता है वो कितने के लिए होता है, 5 सालों के लिए होता है, ठीक है। 5 यहाँ पे आपको याद रखने बहुत ज़्यादा लकी नंबर है। किसी भी चीज़ का हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लोकसभा का हो, या फिर किसी भी राज्यसभा का हो, स्पीकर का हो, डिप्यूटी चेयरमैन का हो, किसी भी चीज़ का होगा वो 5 ही होगा। 2 से 3 पहले होता करता था, अब बस 5 साल होता है, ठीक है, हर जगह 5। तो 5 इज़ अ लकी नंबर। कुछ भी ना आए समझ में, 5 पे टिक लगा कर आ जाना है, बस इतना करना है, ठीक है। अब इसका जो कॉम्पिटिशन है उसको देखते हैं। तो टोटल में मैक्सिमम होता है 550। 515 के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, पहला स्टेट और फिर दूसरा यूनियन टेरिटरीज। जो स्टेट होता है उसके अंदर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा है। स्टेट्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, राइट, लेकिन यूनियन टेरिटरीज बहुत कम है, ठीक है। तो वैसे ही स्टेट अगर ज़्यादा है तो उसके अंदर सीट्स भी ज़्यादा होंगी। तो स्टेट के पास कितनी सीट होती है, 530 होती है, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर सिर्फ 20। अब ये जो स्टेट के अंदर जो सीट होती हैं वो भी पार्शियलिटी के अंदर डिवाइड होती है। पार्शियलिटी मतलब समझो ऐसा, पॉपुलेशन वाइज, जैसे कि यूपी है, यूपी के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत बड़ी सी स्टेट है, तो उसके अंदर के जो मेंबर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो 530 में से 80 मेंबर तो भाई कहाँ से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। वैसे ही जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से, जैसे मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पे तो बस 2 और 1 ही मेंबर अलॉट होते हैं, सीट्स अलॉट होती हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 ही मेंबर या फिर 1 ही व्यक्ति आ सकता है, राइट। और यूनियन टेरिटरीज के अंदर 20 होते हैं, ठीक है। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भैया इस इलेक्शन के अंदर पार्ट ले सकता है, क्या मैं ले सकती हूँ या फिर तुम ले सकते हो, चलिए यार देखते हैं। सबसे पहला वो तो भैया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए, मैं हूँ, लेकिन उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 25 साल तो कम से कम होनी चाहिए। मेरी है नहीं है, आपकी है नहीं है, क्या कर सकते हैं नहीं पार्ट ले सकते, राइट। अब एक और बात, ये क्या हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एमपी नहीं, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में। तो इसका जो मेंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो एमपी। एक होता है एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एमएलए, ठीक है। यहाँ पे 2 डिफरेंस समझ लेना बहुत आवश्यकता था। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि वो इसका जो नाम होगा वो इलेक्टोरल रोल के अंदर होना चाहिए। मेरा है, क्या पता। फिर प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल ना होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी भी लिस्ट के अंदर, किसी भी पुलिस थाने के अंदर उसका नाम ना है कि इसने ये क्राइम किया है, चाहे चोरी हो, डकैती हो, कुछ भी हो, मर्डर वगैरह कुछ भी, इसने कोई भी खून खराबा या फिर क्रिमिनल लिस्ट में तो भैया कम से कम ना ही आए, ठीक है। फिर पागल ना हो, अनसाउंडेड माइंड ना हो कि पता चला कि गुस्से में आकर किसी का भी थोपड़ा फोड़े जा रहा है, किसी के ऊपर बंदूक ताने दिए जा रही है, ऐसी चीज़ें ना करें, दिमाग से पैदल ना हो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है इस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन पेपर आएंगे मेंशन 3 या फिर मैक्सिमम 4 पॉइंट जो कि मतलब क्वालिफिकेशंस हो। अब डिसक्वालिफिकेशंस क्या हो जाएंगे, तो बस इसका उल्टा, अगर वो पागल है तो भी डिस्क्वालीफाइड हो गया, अगर वो क्रिमिनल है तो भी डिस्क्वालीफाइड हो गया, वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है तो भी डिस्क्वालीफाइड हो गया, अब 18 साल का है तो भी डिस्क्वालीफाइड हो गया। बस यहाँ से चीज़ें, एक चीज़ें याद रखो, दूसरी पॉइंट तो आप खुद ब खुद बना सकते हो क्योंकि आप क्लास 10 के अंदर पढ़ते हो, ओके। अब ये जो सीट है 550 सीट है, वो वैकेंट कब कब जाती हैं, मतलब खाली कब चली जाती हैं, कौन इसके ऊपर बैठता है, क्यों नहीं है। देखो, जब जो मेंबर है वो अगर डिज़ाइन कर देता है, बोले कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मेंबर डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, तो मान लो 549 सीट्स हो गई, तो वो सीट क्या होगी, खाली होगी। अब वो सीट का कौन करेगा, क्या करेगा, मैं बैठ जाऊँ क्या, या फिर तुम बैठ जाओ क्या, फिर तुम्हारे पापा बैठ जाएंगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो सीट का जो भी होगा, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कि ऐसी वैकेंट चली जाएगी, वो कौन डिसाइड करता है, चेयरमैन या फिर कह लो स्पीकर, ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, वो अगर कोई भी पर्सन है वो 60 दिनों के लिए लगातार एब्सेंट हो जाए, ठीक है, वो आए ना, कुछ बताए भी नहीं, जैसे आप स्कूल में छुट्टी मार लेते हो ना, एक तो गर्मी की छुट्टियाँ हुई, उसके बाद फिर से आप और भी छुट्टी मार ली, तो अगर आपने 60 दिनों के अंदर छुट्टियाँ मार ली बिना किसी को कुछ भी इन्फॉर्म किए, तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी, किसी और के पास पहुँच जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कि अगर किसी ने एंटी डिफेक्शन लॉ का जो पालन है वो नहीं किया होगा, ओबे कर दिया होगा एंटी डिफेक्शन लॉ को, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास राइट है, हमारे पास नहीं, स्पीकर के पास राइट है कि वो उसे हटा सकते हैं अपनी सीट से। तो ये सारी 3 मैटर्स है जिस वजह से जो आपकी सीट है इस लोकसभा की वो खाली जा सकते हैं, ठीक। फिर बात करें तो लोकसभा के अंदर सेशंस कितने होते हैं, तो सेशंस होते हैं कम से कम आपको 1 साल के अंदर 2 बार तो सेशन बैठाना ही है, और ये सेशन होते हैं हमारे पास
तीन, ठीक है। कौन कौन से? बजट, मानसून और विंटर। बजट सेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग सिर्फ मतलब ऐसा क्या बजट के अंदर सिर्फ बजट के बारे में, मानसून के अंदर मौसम विभाग कैसा है और ठंडी के अंदर बहुत ठंडी है भाई, ऐसा तो नहीं होता ना। इसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हालांकि जो बच्चे जो आर्ट्स लेंगे क्लास 11th और 12th के अंदर उनको बहुत ज़्यादा इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आप बस इतना याद रखो, जितना आपके सिलेबस के अंदर जितना आपके एग्जाम में रिपीट कर करके आता है वो ये कि बजट सेशन कब से कब बैठता है, मानसून सेशन कब से कब बैठता है और विंटर सेशन कब से कब बैठता है। तो बजट सेशन जो है वो फेब से मार्च के अंदर बैठता है और मानसून तो जुलाई से लेकर अगस्त तक बैठता है। हालांकि इस साल जो मानसून सेशन है उसे थोड़ा डिले कर दिया गया, कहाँ तक कब तक वो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट कर देना, ठीक है। फिर विंटर सेशन जो होता है वो नवंबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। तो बजट फेब टू मार्च और जो मानसून है वो जुलाई से अगस्त और फिर जो विंटर है वो नवंबर से दिसंबर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद हो गई होंगी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास कुछ कुछ प्रोसीजर्स है, वो क्या क्या है। मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा है, क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपको डेफिनेशन चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे। अगर इतने ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना तो बस अपनी बुक से कर लो, ठीक है। सबसे पहला क्वोरम। क्वोरम क्या होता है? क्वोरम होता है कि अगर मान लो आज हमने असेंबली बैठाई, मान लो मैं स्पीकर हूँ, ठीक है, और सिंपल समझो कि तुम स्कूल में गए और बहुत भीषण सी बारिश आई है, ठीक है। तो क्या हुआ, सारे बच्चे ने प्लान किया कि हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज बच्चे थे, टॉपर्स वाले, वो क्या करते हैं कि वो तो घर के पास रहें दूर रहें उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो स्कूल जाना कंपलसरी है। तो क्या करेंगे, तो पता चला कि भैया क्लास जो है ना इसके अंदर सिर्फ मान लो 50 बच्चे में से सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे आए हैं। मान लो अगर 50 में से सिर्फ 5 आए तो जो टीचर है उनका मन करेगा पढ़ाने को? नहीं करेगा। कोई भी टीचर क्लास में आना ही नहीं चाहेगा, चले 5 बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इन सब बच्चों को कौन पढ़ाएगा? कोई भी टीचर होगा वो यहाँ पर नहीं आना चाहेगा, वो बोलेंगे कि 5 बच्चों को कौन पढ़ाने वाला है, राइट। तो क्वोरम एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे जो मिनिमम होता है ना, मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए इस 50 के अंदर से भैया 1/10 मतलब 1/10 पोर्शन भी अगर आ जाए तो हम इस सेशन को शुरू कर देंगे, कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन 1/10 पोर्शन ही नहीं आया तो हम क्लास को बढ़ाएंगे नहीं, मतलब हम इस असेंबली को, इस सेशन को हेल्ड ही नहीं करवाएंगे। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 1/10 होने चाहिए। अगर 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट है तो ये जो सेशन होगा वो हेल्ड होगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं होगा। मतलब मान लो 550 के अंदर से कम 15 तो हो कम से कम, लेकिन अगर बस 10 है या फिर 5 है तो ये सेशन नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है स्पीकर को छोड़ के, ठीक। फिर होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है कि हमारा जो सेशन होता है ना वो बेसिकली 12 बजे से शुरू होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो पार्लियामेंट का बैठक कब से शुरू होता है? 12 बजे से। लेकिन जो क्वेश्चन आवर होता है ये वो सेशन है जो 11 बजे शुरू होगा, ये 1 घंटे के लिए चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 10 दिन पहले क्वेश्चन रेज करने होते हैं। मान लो अगर मैं हूँ MP, ठीक है, मान लो, और मेरे को स्पीकर से कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी मान लो इसके अंदर जो राज्यसभा है या फिर लोकसभा है इसके अंदर कोई बिल पास हुई है और मुझे इस बिल से रिलेटेड कुछ डाउट्स है, तो मैं क्या करूँगी 10 दिन पहले एक नोटिस दूंगी कि ये मेरे क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अगर मैंने रिटर्न फॉर्म में दिया तो यहाँ पे 3 तरीके आते हैं, पहला स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस। अगर स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट वाला क्वेश्चन होता है कि मान लो स्पीकर मैडम मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन क्या है मैंने ओरली दिया, ओरली पूछा, उन्होंने भी मेरे को ओरली आंसर दे दिया। अब उन्होंने कुछ आंसर दिया, फिर से मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, आई कैन काउंटर अटैक हिम या फिर हर, ठीक है। ये होता है स्टार्ट के अंदर, मतलब 10 दिन पहले नोटिस दो कि मेरे को कुछ डाउट्स है, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना है। और क्वेश्चन कहाँ पे होगा? हम लोग वर्बली बात करने वाले हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दिया, फिर से मेरे को क्वेश्चन आया, फिर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, फिर उन्होंने आंसर दिया। ये होता है स्टार्ट के अंदर। फिर होता है अनस्टार्ट। अनस्टार्ट के अंदर क्या होता है? राइटिंग फॉर्म में होता है, मतलब मेरे को बहुत ही लंबा चौड़ा सा डाउट आया है और मैं ऐसे, एक तो पार्लियामेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बकबक होती है दिन भर, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं होता, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे मीम्स वगैरह भी आती रहती हैं। तो वैसे सिचुएशन है तो मेरे बहुत ज़्यादा एसेंशियल डाउट था, तो मैंने क्या किया, एक लंबा सा कच्चा चिट्ठा बनाया, मतलब लेटर वगैरह लिखा, नोटिस वगैरह दिया, उसको मैंने स्पीकर के सामने प्रेजेंट किया। स्पीकर ने पढ़ा, बोला कि ठीक है भाई, अगर डाउट अच्छा है तो उसने आंसर लिख दिया। अब इन्होंने जो आंसर लिखा है उसके अगेंस्ट में फिर से क्वेश्चन नहीं कर सकती, जो भी आंसर मेरे को मिल गया उसका अगेंस्ट में फिर से क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये होता है अनस्टार्ट के अंदर। और अगर मेरा जो भी मैंने भेजा है उनको पसंद नहीं है, बोलेगा क्या फालतू सा बकवास कर रहा है, तो फिर वो मेरे जो लेटर होगा उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये होता है स्टार्ट और अनस्टार्ट के अंदर। फिर तीसरा होता है बस शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस के अंदर क्या होता है, कोई जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमें क्या करना है ना, क्वेश्चन आवर के अंदर 10 दिन पहले तो नोटिस देना ही है, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस वाले होते हैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं। मान लो अचानक से क्या हुआ कि चाइना ने सोचा कि हमारे ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, तब इसके लिए कोई क्वेश्चन पूछने नहीं जाएगा ना, 10 दिन पहले नोटिस, तो तब तक तो पता चला अटैक ही हो गया। इस वक्त क्या होता है, हम लोग शॉर्ट नोटिस के अंदर क्या करते हैं, कोई भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हम लोग बिना नोटिस दिए भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब यहाँ पे अटैक होने वाला है, हमारी मिलिट्री कितनी है, हमारे पास एयरफोर्स कितना है, हमारे पास नेवी कितना है, ये सब कितने ज़्यादा है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आवर के अंदर वो फर्स्ट आवर होता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने के लिए एक ही मेथड है, आपको पहले 10 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन भी 3 तरीके से पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन के अंदर, फिर होता है पहला स्टार्ट, उसके बाद होता है अनस्टार्ट। स्टार्ट के अंदर ओरली होगा, अनस्टार्ट के अंदर रिटर्न फॉर्म में होगा। अनस्टार्ट के अंदर आप वापस से काउंटर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्ट के अंदर आप काउंटर अटैक कर सकते हो। क्वेश्चन आवर समझ में आया होगा, आई होप। फिर होता है हमारे पास जीरो आवर।
जीरो आवर क्या होता है, हमने बोला कि 12 बजे बैठक शुरू होती है, तो ये जो 12 बजता है ना, ये 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, जब तक लंच ब्रेक ना हो जाए तब तक ये चलते रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर अब किसी को परमिशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर अब 2 पार्टी के अंदर क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर स्पीकर भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पीकर को भी मतलब स्पीकर से भी पूछे जा सकते हैं, या फिर स्पीकर को मान लो इस पार्टी ने, समझो सपोज करो कि हमारे पास एक साइड पे बीजेपी, एक साइड है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ स्कीम लॉन्च किया, तो जो बीजेपी है वो चाहेंगे तो उस वक्त ही उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस कुछ भी क्वेरी पूछ सकती है। क्यों क्वेरी पूछेगी, क्योंकि उसे जाकर हम जो लोग हैं, हम लोगों ने जो उन्हें चूज़ किया है, उन्हें जाके इन्हें जाकर जो हम लोग जो लोग हैं, हमने जो इन्हें चूज़ किया, इन्हें जाकर इन्हें बताना भी रहता है, राइट, कि ये स्कीम आई है, जैसे मान लो अग्निपथ की स्कीम आई, राइट, अभी कुछ दिनों पहले ही, तो अग्निपथ स्कीम किसी एक पार्टी ने लॉन्च किया, या फिर किसी एक डिफेंस मिनिस्टर या फिर किसी ने भी लॉन्च किया, तो उसके खिलाफ क्वेश्चन आंसर होगा कि हाँ भाई ये पार्टी ठीक है फिर नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ये सारी बातें होंगी। ये सब कब होता है, इस क्वेश्चन आवर के अंदर, सॉरी ये जो 0 आवर होता है इसके अंदर होता है, मतलब इसके अंदर आपको कोई भी रेडीमेड करके आपको नोटिस वगैरह नहीं देना पड़ता। यहाँ पे दोनों में डाउट, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आवर के हमें 10 क्वेश्चन आवर के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, 10 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ता है, आपको नोटिस नहीं देनी होती। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं कि हमारे पास मोशंस क्या होते हैं। मोशंस होते हैं फॉर्मल प्रपोजल्स, मतलब आपको कोई भी स्कीम लॉन्च करनी है या फिर कोई भी एक बिल लॉन्च करना है, तो आपको स्कीम्स, आप उसको अच्छा खासा प्रपोजल दोगे कि डियर रिस्पेक्टेड स्पीकर, हमारे पास ये आइडियाज़ हैं, हम चाहते हैं कि जैसे मान लो अजमेर केजरीवाल, उन्होंने सोचा होगा ना कि बिजली बिल को कम करवा देते हैं या फिर फ्री करवा देते हैं दिल्ली के अंदर, तो वो भी गए होंगे अपनी स्कीम लेकर, अपना बिल लेकर, अपना एक्ट लेकर, कुछ भी होगा वो लेकर गए होंगे स्पीकर के पास कि मेरा ये प्रस्ताव है, आप एक बार इसे देख लो। उन्होंने देखा होगा, ठीक लगा होगा, ये होता है प्रपोजल, इसी को बोलते हैं मोशन। इसके भी टाइप होते हैं, पहला होता है एडजॉर्नमेंट, फिर होता है नॉन कॉन्फिडेंस, ठीक है। एडजॉर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि एडजॉर्नमेंट एक ऐसा टाइप का मोशन होता है ना, जिसके अंदर मान लो एक अच्छी खासी बैठक चल रही है, एक अच्छा खासा बिल पास हो रहा है, बिल पास बिजनेस का बिल है, बजट के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि इस साल का बजट कैसे रखा जाए, ज़्यादा रखा जाए, कम रखा जाए, जीडीपी कितनी है भाई, लॉसेस क्या हो रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, ये सब बातों के ऊपर चर्चा हो रही है। अचानक पता चला कि कोलकाता, उड़ीसा के अंदर से एक तूफान उमड़ रहा है, तभी भी क्या उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं ना। अभी तो भैया बस दिमाग में ये चलेगा कि एनडीआरएफ की टीम भेजनी है, वहाँ पे जाकर सिचुएशन कैसी है उन सबको जांच वगैरह करना है। तो जब भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी आता है, जैसे टॉर्नेडो शुरू हो गया, या फिर साइक्लोन आ गया, या फिर गलती से कहीं पे रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, या फिर प्लेन आ रहा था वो क्रैश हो गया, इन सारी सिचुएशन में क्या होता है, इस एडजॉर्नमेंट मोशन को ला जाता है। मतलब जितनी भी सारी बिजनेस की बातें चल रही थी उन सबको हटाओ, अभी ये जरूरी है, ये होता है एडजॉर्नमेंट। मतलब कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को एडजॉर्न कर दिया। एडजॉर्न का मतलब समझो, एडजॉर्न का मतलब होता है सस्पेंड कर दिया, कि हम जो अभी भी जितना भी बातें कर रहे थे, जीडीपी, बजट, इन सबको हटाओ, पहले अभी मुद्दा इस बात का है, ठीक है, मतलब सस्पेंड कर देना उस दिन के लिए इस चीज़ को, ठीक है। फिर होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि मान लो किसी पार्टी है, उस पार्टी ने कोई स्कीम लॉन्च की, लेकिन स्कीम जो है इतनी फालतू थी कि किसी को पसंद नहीं आई, तो क्या होगा, उस स्कीम के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ, उस मिनिस्टर के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस का मोशन शुरू हो जाएगा। मतलब अगर 50% ऑफ द मेंबर्स, 50% नहीं, 50 भी अगर मेजॉरिटी में है ना, तो वो उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसको अपनी स्कीम वापस लेनी पड़ेगी, उसको अपना जो बिल है उसे वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या था वो समझ लिया। एडजॉर्नमेंट में और भी देते हैं कि कैसे कैसे किस किस सिचुएशन के अंदर एडजॉर्न हो सकता है। ये जो कोर्ट है, ये जो कोर्ट नहीं, ये जो पार्लियामेंट है, वो कब कब सिचुएशन में, कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर एडजॉर्न हो सकती है। सबसे पहले तो एडजॉर्न का मतलब सस्पेंड हो जाना। कब होगा, मानो किसी का डेथ हो गया, ठीक है, सांसद के अंदर या फिर सांसद के बाहर कोई भी प्रमुख नेता या फिर अच्छे खासे इंसान जो कि इंडिया के थे, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो इस पार्लियामेंट को एडजॉर्न कर देते हैं, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड मतलब ये नहीं कि भगा दो, सस्पेंड मतलब आज नहीं होगा, कल ये बात करेगी। फिर अगर किसी टाइप का डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर माने क्या, बीमारी नहीं, डिसऑर्डर मतलब इतनी ज़्यादा काउंकिच हो गई, मच्छी बाजार अगर बना दिया ना इस पार्लियामेंट को, तो और अगर ये जो पार्लियामेंट है वो स्पीकर के अंदर भी नहीं आ रहा, स्पीकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो बोला जाता है कि द पार्लियामेंट इज एडजॉर्न फॉर टुडे, मतलब कल करेंगे, जितना भी लड़ना होगा वो कल लड़ लेना, ठीक है। फिर क्वारम की सिचुएशन के अंदर, क्वारम की सिचुएशन मतलब 1/10 पहुँचे ही नहीं है, 5 बच्चे पहुँचे, मान लो 5 मंत्री पहुँच गए 550 के अंदर से, तो क्या होगा, वो भी बोलेगा कि उनसे क्या ही करेंगे, पता चला वो सारे के सारे सिर्फ एक ही पार्टी के हैं, तो एक ही पार्टी स्पीकर के संग क्या हाल चाल लेने आएगा, नहीं ना। वो क्या होगा, उस वक्त चाहेगा तो वो स्टेट, ये जो पार्लियामेंट है उसको एडजॉर्न कर सकता है। फिर एक और चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकर का मन चाहे तो वो एडजॉर्न करवा सकता है इस कोर्ट को, ठीक है। तो कभी से हम बात करें एडजॉर्नमेंट के बारे में, एक और चीज़ देख देते हैं जो कि है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है, ये
प्रेसिडेंट वगैरह के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है, वगैरह नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग टर्मिनेट करवा देते हैं इस पूरे सेशन को। जो भी सेशन कर रहे हैं ना, मान लो बजट सेशन चल रहा है या फिर कह लो मानसून सेशन चल रहा है, इस सेशन को ही वो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो टर्मिनेट करवा सकता है, ठीक है। अब कभी से हमारी बात क्या चल रही थी, स्पीकर 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 हो रहा था, लेकिन क्या स्पीकर ये वाला या फिर कुछ और, तो स्पीकर बात हो रही है हमारे लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो अगर प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट है इस पार्लियामेंट के अंदर तो क्या होंगे, या फिर पार्लियामेंट कह लो, लोकसभा कह लो, अगर लोकसभा के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर अगर एब्सेंट है तो उनके बाद ये जो दूसरा जो बॉस होता है ना, वो ये स्पीकर ही होता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ये दो बच्चे मिलकर लड़ाई ना कर लें, दोनों तो भाई इंडिया के हैं ना, बच्चे माने क्या, ये पार्टी वो पार्टी, दोनों मिलकर एक संग लड़ाई ना कर लें, तो वो डिसऑर्डर को मेंटेन कर, अपने डिसिप्लिन मेंटेन, और लड़ो मत, ओए आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आप ज़्यादा मत बोलिए, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो बस देख लेना एक बार कैसा होता है ये लोकसभा, कैसी होती है पार्लियामेंट, एक तरफ क्या बैठे रहते, दूसरी तरफ क्या बैठे, फिर तालियां बजाते हैं, हाथ से नहीं ऐसे डब 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 डब, ठीक है। फिर इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, तो स्पीकर भी अपने जो मेंबर होते हैं ना लोकसभा के, उसी में से कोई एक चुन के आता है, उसके लिए वोटिंग होती है, 2/3 मेजोरिटी होगी तो उसे इलेक्ट कर लिया जाएगा, वही 2/3 मेजोरिटी होगी तो उसे रिमूव भी कर दिया जाएगा। मतलब किसी को लोकसभा जो स्पीकर है उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ठीक से मेंटेन भी नहीं कर पा रहा है, जब ने तब देखा तो एडजॉर्न नहीं किया जा रहा है, कोर्ट को एडजॉर्न नहीं किया जा रहा है, बात ही नहीं कर पा रहा है, स्कीम को लॉन्च ही नहीं कर पा रहे, बिल को पास ही नहीं करवा पा रहा है, तो क्या करेंगे, 2/3 की मेजोरिटी आएगी, स्पीकर को ही रिमूव करवा देगी, ठीक, बहुत अच्छा। फिर फर्स्ट मीट जैसी होगी ना, मतलब फर्स्ट मीट क्या, 5 सालों के बाद फिर नया सिलेक्शन हुआ, नया नया लोकसभा के नए नए मेंबर्स आए, ठीक है। अब ये जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके बाद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो आ गए, लेकिन स्पीकर का क्या, स्पीकर भी आता है। जैसे अब जब तक नया वाला इलेक्शन नहीं हुआ है तब तक तो पुराना वाला ही रहेगा, अब जब सब नए नए आ गए तो पुराना वाला हट जाएगा, उसके बाद फिर नए नए मेंबर्स के अंदर से फिर से मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी में से कोई एक उठ के आ जाएगा इस लोकसभा का इलेक्शन करने, मतलब ये स्पीकर बनने, ठीक है। रिज़ाइन कब करता है, तो मान लो अगर कोई हेल्थ इशू हो गया या फिर डेथ हो गई तो इस सिचुएशन के अंदर वो रिज़ाइन कर सकते हैं। अब सपोज कर लो कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, एडजॉर्न तो नहीं कर सकते ना, उनकी जो जिम्मेदारी उनको उठाने के लिए हम लाते हैं डिप्यूटी स्पीकर के अंदर, वो इनके एब्सेंस के अंदर काम करते हैं। वो एब्सेंट है तो ये राजा, ठीक है, वहीं प्राइम मिनिस्टर के बाद वाले, इनको भी इलेक्ट वैसे ही किया जाता है अपने मेंबर के अंदर से, इनको भी रिमूव वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि हम लोग एक स्पीकर को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ। मान लो ऐसा हुआ कि स्पीकर एब्सेंट है और डिप्यूटी चेयरमैन से, जो डिप्यूटी स्पीकर है, इनसे सारी के सारी जो मामला है ये हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि इन्हें रिमूव कर दिया जाए, लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ये लोग भी बहुत ज़्यादा महान होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे। ओके, सो ये थी हमारी लोकसभा की कहानी, साथ ही साथ स्पीकर की। अब स्पीकर के रोल और फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर क्या क्या होता है। हमने स्पीकर के बारे में डिस्कस किया। अब एक बात आपसे बहुत ज़रूरी है पूछना कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आप अभी तक वीडियो के अंदर बने रहें तो, कि आपके जो बुक में लिखा है उसको छोड़ के जो स्पीकर है इस लोकसभा के इस टाइम अभी भी कौन है। अपनी बुक को मत देखिएगा, आप ऑनेस्ट रहिएगा खुद से, अगर नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, बस एक बार कमेंट कर लीजिएगा कि ये है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आगे बढ़ते हैं, इनके रोल्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास आपके बुक के अंदर मेंशन है 5 टाइप के। पहले तो बिजनेस ऑफ द हाउस, उसके बाद फिर डिसिप्लिनरी फंक्शन, फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़, और उसके बाद मिसलेनियस फंक्शंस, और साथ ही साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। मतलब सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले बिजनेस ऑफ द हाउस के बारे में। मतलब बिजनेस ऑफ द हाउस के बारे में क्या मतलब, क्या इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जो हाउस है, हाउस यानी 2 हाउस है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। बात किसकी हो रही है, लोकसभा की। तो जो हाउस है मतलब जो लोकसभा है, इसके अंदर बिजनेस कैसा होगा, मतलब क्या कोई भी कुछ भी आके कुछ भी कह सकता है, या फिर कुछ एक फ्रीक्वेंट मैनर में होती है, या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सबको कौन गवर्न करता है, उन सबकी देखभाल कौन करता है, ये स्पीकर करते हैं। तो स्पीकर के पास क्या होता है, कोई भी जो भी स्पीचेस कहने वाले हैं, या फिर कोई भी स्कीम या फिर कोई भी बिल पास करवाने वाले हो, कोई भी व्यक्ति नहीं MP वगैरह, ठीक, उन्हें स्पीकर के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक कॉपी प्रस्तुत होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपके पास एक सेपरेट कॉपी है जो आपने स्पीकर को नहीं दी है, तो उस सिचुएशन के अंदर और आप उसको बोल रहे हो, मतलब समझो आपको ABCD सुनाना है स्पीकर के सामने, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्पीकर को ABCD दे रखा है बट आप 1 2 3 4 सुना रहे हो। इस सिचुएशन के अंदर स्पीकर जो आपको निकाल सकता है, राइट, आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो आप जो भी स्पीच बोलने वाले हो, कोई भी रिमार्क देने वाले हो, उन सब की कॉपी एक स्पीकर के पास होती ही है, ठीक, पहला तो ये। फिर टाइम फॉर डिस्कशन ये अलॉट करते हैं, मतलब जैसे कि मान लो हमें बजट के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके लिए बोले ठीक है 1 घंटा हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, 1 घंटा फिर हम कोविड के सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, 1 घंटा हम ये देखेंगे कि गर्मी बढ़ रही है कि कम हो रही है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, 1 घंटा हम इसके बारे में देखेंगे कि बारिश कितना हुआ इस साल, कहीं पे बाढ़ आया, कहीं पे सूखा आया, जहाँ पे बाढ़ आया वहाँ पे क्या हाल है लोगों का, इन सब चीज़ों के बारे में, किस मुद्दे को कितना ज़्यादा टाइम देना है, इन सब के बारे में कौन सोच के रखता है, कौन अलॉट करता है इन सब के टाइम, ये स्पीकर ही करते हैं। फिर ये इंटरप्रेट कर सकते हैं रूल ऑफ द प्रोसीड्यूर, मतलब ये चाहें तो जो क्वेश्चन आवर है,
फिर 0 आवर है, उसके बाद फिर लंच होता है, उसके बाद फिर और भी सारी मीटिंग्स होंगी। इनका जो प्रोसीड्योर है वो चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली पहले 0 आवर से शुरू करेंगे, जो डाउट है पहले वो पूछ लो, क्वेश्चन आवर को कभी और कर देंगे। या फिर ये भी ये कर सकते हैं कि पहले डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में जितने भी सारे डाउट्स आएंगे वो सब पूछ लो। मतलब कोई भी प्रोसीड्योर है उसको अलट पलट ये कर सकते हैं, इनके पास इतनी पावर होती है। फिर कोई भी बिल हो, बिल यानी बिल वो चीज़ है जो कि बाद में जाके एक्ट बनती हैं। तो लोकसभा में जितने भी सारे बिल हैं, कोई अगर मान लो किसी पार्टी ने बिल लॉन्च किया, ठीक, तो पहले तो हर एमपी के पास जाएगा, उनका साइन होना चाहिए, तभी ये एक बिल एक एक्ट बन सकता है। उसके बाद ये राज्यसभा के पास जाता है। तो राज्यसभा के पास जाने से पहले इनके हाथों द्वारा साइन होना चाहिए। देखेंगे कि क्या है इस मुद्दे के अंदर क्या है, ठीक है, उसके बाद वो साइन करेंगे, उसके बाद वो राज्यसभा के पास जाएगा। तो सारी के सारी बिल के ऊपर इनका सिग्नेचर होना आवश्यक है। ये थे इनकी बिजनेस ऑफ द हाउस। फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास क्या क्या है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इनके क्या हैं। पहले पिटिशंस होते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, पिटिशंस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कि हम लोग रेज करते हैं, राइट। जैसे कि पिछले साल रेज हो रहा था कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स, कैंसिल बोर्ड एग्जाम, कैंसिल बोर्ड एग्जाम, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इनके पास भी जाती हैं। ये बोलते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, या फिर देखें कि हो हाँ सच में भाई कोविड का मामला है, भाई रिस्क नहीं ले सकते, यूथ है, हमारी जनरेशन है, ये वो उस सिचुएशन में जितने भी सारे पिटिशंस हो, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर हैम, नीट को ये करो, नीट को वो करो, नीट को पोस्टपोन करो, डिजाइन करो, ये कैंसिल करो, ये सारी पिटिशंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास पहुंचते हैं, इनके पास स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं। बोले कि ये कुछ बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बवाल मचा रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा पिटिशन साइन हो चुके हैं। बोले कि हम मुद्दा देखेंगे, गंभीर है, तो बोलेंगे कि ठीक है एक्शन लो। बोलेंगे कि है फालतू है, टाइम पास करने दो, जिन्हें पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। तो वो बोलेंगे कि ठीक है भाई, जो वो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। ये तो साफ फर्स्टिंग। फिर ये कम्युनिकेट करते डिसीजन को। मान लो इस लोकसभा के अंदर ऐसा सोचा गया कि जो अब जैसे कि ये हुआ था, फॉर एग्जांपल समझो कि अब जो लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 करवा दी जाएगी, ये उन्होंने सोचा था। तो ये क्या करेंगे, ये जो मुद्दा यहाँ पे चला वो अपने हायर अथॉरिटीज़ के पास लेकर जाएंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, नई सिस्टम क्या है, तो आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब के पास ये लेकर जाएंगे कि हमने सोचा है कि जो लड़कियां हैं उनकी जो शादी की उम्र है उसे 18 से लेकर 21 करवा दी जाए। तो उनके पास जाएगा तो बोले कि हाँ भाई अच्छी पॉइंट है, हम भी चाहते थे, तो अब चाहते थे तो ठीक है भाई हम करवा ही रहे। तो ये डिसीजंस को लेकर जाते हैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ के पास, ठीक। फिर जो भी विजिटर्स आते हैं कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, लोकसभा के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इनको इलेक्ट किया ना, तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी जाने भाई पार्लियामेंट के अंदर होता क्या है, लोकसभा के अंदर भाई बातें किस किस मुद्दे पे हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूट्यूब वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें लाइव वगैरह आती रहती हैं, तभी मीम वगैरह बनते हैं, या फिर आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल तो आपको दिखते रहेंगे कि लोकसभा के अंदर क्या क्या होते हैं। तो विजिटर या फिर प्रेस जब भी आ रही है तो वो ये ना हो कि वो भी बीच बीच में कूदते फानते रहें, वो भी ना दिखने कि इनके या फिर उनके मामले के अंदर दखल अंदाजी ना करें, उन सबको भी कंट्रोल करने का काम इन्हीं का है। वो बोलेंगे पहले कपड़ा इधर आओ, ऐसा इनका काम होता है, क्योंकि उन्हें नाम नहीं पता रहता। फिर डिसिप्लिनरी बात करें, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला, हाउस का ऑर्डर मेंटेन करना है, मतलब मच्छी बाजार मत बनाओ। आप लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे एमपी हो, आपको तो थोड़ी हद में रहनी चाहिए। बच्चे तो भाई ठीक है वो घर में, मतलब वो तो स्कूल में फिर भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तो अपना जो घर है, ये जो हाउस है, इसका डिसिप्लिन बनाए रखना है, ठीक। ये पहला था। फिर दूसरा, अनपार्लियामेंट्री अगर वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैंने अभद्र भाषाएं, अभद्र भाषा अगर इस्तेमाल, अभद्र मैंने गाली गलौज नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये सारे जो वर्ड्स अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इनका काम रहता है कि ऐसा देख के रखना कि कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को इस्तेमाल ना करे। फिर अगर किसी ने गलती से एंटी डिफेक्शन लॉ को उल्लंघन कर दिया तो उसे ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को देखना इन्हीं का काम होता है, ठीक है। फिर बात कर ले कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती हैं। तो पहली बात तो ये चेयरमैन्स को अपॉइंट करते हैं और साथ ही साथ उन्हें डायरेक्ट भी करते हैं। किस डिपार्टमेंट का कौन सा चेयरमैन होगा उसे ये अपॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हें डायरेक्ट भी करेंगे कि ठीक है हम सोचते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आप ये सारी चीज़ें करो। इनको डायरेक्शन कौन देता है, स्पीकर ही देते हैं। फिर ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं कमिटीज ऑफ द हाउस के, ये खुद में एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक। उसके बाद फिर मिसलेनियस फंक्शंस की बात करें तो जब भी जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट सेशन यानी जब भी राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों एक संग बैठेगी, तो राज्यसभा का लीडर कौन था भाई, वो प्रेसिडेंट है, आगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ोगे। और लोकसभा का कौन है, स्पीकर है। तो जब भी ज्वाइंट सेशन होगा, माने दोनों एक साथ बैठेंगे, किसी मुद्दे के अंदर विवाद हो गया, उनकी तरफ से ना है, इनकी तरफ से हाँ है, अगर ऐसा हुआ तो इसके जो हेड बनेंगे वो कौन बनेंगे, प्रेसिडेंट नहीं, कौन बनेगा, स्पीकर बनेंगे, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस होंगी जो भी मतलब वेरियस कंट्रीज़ के अंदर चाहते हो कि बताना कि ठीक है इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है। जैसे कि रिसेंटली हुआ था कि मोदी जी ने इंडिया तक बात पहुंचाई थी कि हम लोग मतलब कुछ हुआ था ना कैंपेन की, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ बंद करवा देंगे 2050 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट राइज करता है
सबके मतलब सबके साथ मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद इंडिया मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब स्पीकर ही करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहीं भी जगह, किसी भी जगह, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, कोई और भी डिपार्टमेंट के अंदर मतलब अटैक हो रहा है, कोविड आ गया, ऐसे सारे सिचुएशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी पड़ रखी है, तो वहाँ पर जब भी कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके अंदर लोकसभा की तरफ से कौन जाएंगे? स्पीकर जाएंगे। ये थी लोकसभा, स्पीकर, पार्लियामेंट, इन सब का इंट्रोडक्शन, उनके रोल्स और फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे राज्यसभा, उनके फंक्शंस, लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शंस, इन सबको देखते हुए। सो बने रहिए उपाध्याय एजुकेशन के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।